आज से हम इंडियन इकोनॉमी पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आईएएस प्री परीक्षा में इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन की एक सीरीज़ बनाई है और उसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक पार्ट है और इन्हें पिछले वाले आईएएस एग्ज़ाम्स के आधार पर ही फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। द टर्म नेशनल इनकम रेफर्स टू। इंग्लिश में इसके लिए नेशनल इनकम वर्ड आया है और ABCD 4 विकल्प हैं। सोचिए इसका आंसर क्या है। और ये चारों ही जो विकल्प दिए हुए हैं ये काफ़ी विश्लेषणात्मक हैं। जैसे ऑप्शन ये कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास घटा दिया जाए तब राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम आ जाएगा। तो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ क्या हो गया? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें से मूल्यह्रास घटाने की कह रहा है। डिप्रेसिएशन को अगर घटा देते हैं तब क्या निकलेगा? डिप्रेसिएशन जब भी घटा देते हैं तो हमेशा उसे शुद्ध आय आती है। इसमें से अगर डिप्रेसिएशन आप घटाते हैं तब बाजार कीमतों पर सकल की बजाय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय के नज़दीक पहुंच गया ये। बाकी 3 विकल्पों को और देखते हैं, तब देखेंगे चारों में से कौन सा सही है। बी में कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाकर और विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़कर। अब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद फिर से कह रहा है, GNP दिया हुआ है, मूल्यह्रास को घटा देंगे इसमें से, तब क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय आय बनेगी, NNP बनेगा। और इसमें से फिर कह रहा है कि विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ करके, और विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, तब ये क्या बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि GNP हमेशा तभी बनता है जब उसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ा जाता है। निवल कारक आय का अर्थ होता है कि अगर कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है तब निर्यात के रूप में उसे ज़्यादा पेमेंट प्राप्त होगा और तब उसे अपने GDP में जोड़ देगा वो। और GDP में जब हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तब उससे GNP बनता है। इसलिए बी ऑप्शन भी A ऑप्शन की तरह से ही रहा। सी ऑप्शन को देखिए, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर दोबारा से उसने GNP दिया हुआ है और फिर कह रहा है मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, मूल्यह्रास को इसमें से घटा देंगे तब बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP प्राप्त होगा। और अप्रत्यक्ष करों को अगर इसमें से घटा देंगे तब यह बाजार कीमत की बजाय क्या बन जाएगा? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बन जाएगा। और आप जानते हैं राष्ट्रीय आय और GDP, घरेलू आय का आकलन हमेशा साधन लागत पर किया जाता है। तो ऐसा करने से साधन लागत पर यह आय बन जाएगी। सब्सिडी को इसमें जोड़ देंगे तो सब्सिडी को जोड़ने घटाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आंसर C अभी A और B की तुलना में ज़्यादा बेटर हुआ। और ऑप्शन D, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को घटा देंगे। अगर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को आपने घटा दिया तब बाजार कीमत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP दिया हुआ है ये बाजार कीमत पर ही GDP बन जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। जबकि क्वेश्चन में टर्म दिया है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, डी तो पूरी तरह से गलत हो गया। ए और बी लगभग एक जैसे हैं
और सी आंसर इसका सबसे ज़्यादा उचित है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही राष्ट्रीय आय साधन लागत पर निश्चित होती है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका बेटर आंसर हुआ। और इस प्रकार 4 विकल्पों का ऐसे ही आप विश्लेषण करेंगे तब नेशनल इनकम या जीडीपी वाला जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। कैसे पता लगता है कि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, मापने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है? ABCD 4 विकल्प दिए हुए हैं, सोचिए जल्दी से क्या आंसर है। किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मापेंगे? ए में कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद, GDP में वृद्धि से पता लग सकता है। बी में कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, NDP से इसे मापा जा सकता है। सी में कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP से। और डी में कह रहा है प्रति व्यक्ति उत्पाद, पर कैपिटा इनकम में अगर वृद्धि होती है तब वो आर्थिक वृद्धि का परिचायक माना जाएगा। चारों ही विकल्प सही हैं इसके, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त माप, मोर एप्रोप्रिएट मेजर्स। तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त माप इसका प्रति व्यक्ति उत्पाद हुआ डी, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तब प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ती है जब उस देश में GDP और GNP बढ़ रहा हो। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं? देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय में, NNP में, देश की कुल जनसंख्या का भाग लगाने से। और अगर शुद्ध राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है और जनसंख्या का भाग जब उसमें लगाएंगे तभी वह प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के रूप में शो होगा। इसलिए इसका प्रॉपर आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। यानी किसी भी देश में अगर आपको लाइफ स्टाइल को देखना हो, जीवन में गुणवत्ता को देखना हो, वहाँ के रहन सहन के स्तर को देखना हो, तो ABCD 4 विकल्पों में से किसके आधार पर सही रूप से देखा जा सकता है? अगर गरीबी का अनुपात वहाँ पर कम है तब इसे थोड़ा सा ठीक ठाक जीवन स्तर माना जा सकता है, लेकिन गरीबी फिर भी बनी हुई है। अनुपात शब्द प्रयोग किया है इसने, तो गरीबी का अनुपात कम हो तो जीवन स्तर ठीक रहेगा और ज़्यादा है तो बेकार रहेगा। बी, प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है तब उससे जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तब भी जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ेगी। डी, बेरोजगारी की दर कम होगी, समाप्त नहीं होगी, कम होगी, तब जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। तो इस रूप में ये विकल्प चारों ही ठीक हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बेटर आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तब उससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्वालिटी में गारंटीड ग्रोथ होगी। तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि से उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्तर की वृद्धि होती है। आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? यानी एक निश्चित वर्ष के लिए, जैसा ये कह रहा है वित्तीय वर्ष मान लो 2017-18 के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को आप इन 4 विकल्पों के आधार पर कैसे परिभाषित करेंगे? सोचिए जल्दी से। चारों विकल्पों को आपको सोचना है। अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन सब में सभी विकल्पों के बारे में आपको चिंतन मनन करना है और उनका अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता के अनुसार अपना अपना डिसीजंस उसमें लेना है। क्यों अचानक से ABCD टिक मत करो, हर लाइन में अपना अपना विश्लेषण छिपा हुआ है और ये हमें पूरी तरह से आना चाहिए। पहला कह रहा है ये ऑप्शन ए, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। कुछ ठीक है, पूरी तरह से सही नहीं है ये। बी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। जितना कंज्यूमशन किया और निवेश पर व्यय किया उस योग के बराबर होगी। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी, पर्सनल इनकम के योग के बराबर, ये भी ठीक नहीं है। और डी, उत्पादित
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। यही आंसर सही है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में हमेशा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मॉनेटरी वैल्यू से डिसाइड होती है, यानी अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या है। राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में हमने आपको ये बताया है कि हमेशा प्राइमरी और मीडिएटर मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किस रूप में हुआ और उनका मौद्रिक मूल्य कितना था, इसका ही आकलन किया जाता है और उसे ही राष्ट्रीय आय के रूप में शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। फिर से क्वेश्चन ये लगभग रिपीट जैसा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ का परिचायक है, 4 विकल्प दिए हुए ABCD। राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि का परिचायक मान सकते हैं क्या। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि का परिचायक होगी, मान सकते हैं। पर और विकल्पों को देखेंगे। बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये भी ठीक है। सी, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये भी ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये औसत है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, बी, क्योंकि टर्म क्या यूज कर रहा है, ध्यान से सुनो। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, एक्चुअल स्टेबल ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, वास्तविक शब्द प्रयोग किया है। और सुस्थिर मतलब स्टेबल ग्रोथ, वास्तव में होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि और वो स्टेबल फॉर्म में हमेशा होनी चाहिए, उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। और इसको ही हम उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल मान सकते हैं। आंसर बी इज मोर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। विच इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय परिस्थितियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ABCD 4 विकल्प दिए हुए हैं, क्या आंसर हुआ, जल्दी से सोचिए। आंसर बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था तभी कहा जाता है जब किसी देश में सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी सभी रूपों में वहाँ संलग्न हो। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और ना ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, इसलिए मिश्रित है ये। आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अर्थव्यवस्था के सब बेसिक क्वेश्चन हैं, ये एक बार आपके आगे से निकल जाएंगे तब इकोनॉमी के बारे में आपका एक इम्पोर्टेंट मजबूत ओपिनियन बन जाएगा और फिर प्री परीक्षा में डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन बेसिक्स भी पूछे जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करेंगे, 4 विकल्प हैं। ए में कह रहा है खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, फूड ग्रेन्स की कमी बता रहा है। ठीक है, कभी कभार इंडियन इकोनॉमी में ऐसा होता है पर रेगुलर ऐसा नहीं होता। बी में कह रहा है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। सी में व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, ट्रेड सरप्लस, गलत बात, ये तो बिल्कुल नहीं है। भारत घाटे वाली अर्थव्यवस्था है, 1947 आज़ादी से लेकर वर्तमान तक भारत घाटे वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सी तो पूरी तरह गलत है। डी, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, कैपिटल इंटेंसिव, ये भी गलत है। भारत में कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी नहीं है। पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जब पूंजीगत साधनों और तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अभी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका बेस्ट आंसर हुआ बी, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। क्योंकि भारत के सभी क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों ही सेक्टर्स में लेबर इंटेंसिव बना हुआ है, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। और अगर हमें विकसित देश बनना है तब इसे कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट करना होगा। जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन,
ये सभी पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात हमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ो इनको और इनके आधार पर जवाब देना है कौन से सही हैं। कृषि की प्रधानता, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी इकोनॉमी, सही कह रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि की प्रधानता वाली है क्योंकि अभी भी 60% से अधिक व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिला हुआ है और 14 से 15% जीडीपी में इसका योगदान है। इस रूप में ये डोमिनेंट है। उद्योग की प्रधानता, ये गलत है। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वीक है, उद्योगों की संख्या कम है और उद्योगों के माध्यम से जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम है। सेकंड तो गलत हो गया। न्यून प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम न्यून यानी कम है, ये बात भी सही है। अन्य देशों की तुलना में देखेंगे तो भारत में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी नीचे मानी जाती है। और फोर्थ, बृहद बेरोजगारी, यानी भारत में लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ है, यानी भारत में प्रत्येक वर्ष 6 से 7% की दर से बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो 1, 2 और 4 पूरी तरह से सही है। आंसर हुआ सी। तीसरा है, सॉरी सेकंड इसमें गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, डी आंसर हुआ। उद्योग की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर वीक बना हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बना हुआ है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन के उत्पाद, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के उत्पाद छाए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आईएएस प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला विकल्प, विगत 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। ये कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों से जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है। गलत बात। जीडीपी की ग्रोथ रेट में कई बार गिरावट भी आई है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, विगत 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है, ये ऑप्शन सही है। पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ती रहती है, चाहे वो 1000 रुपये ही बढ़े, इसमें कभी भी गिरावट नहीं आती है। तो उसमें से सही आंसर क्या हो गया? बी, केवल 2। इस प्रकार का क्वेश्चन याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? ये कह रहा है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर, अर्थात भारत में सेविंग्स और कैपिटल फॉर्मेशन वर्तमान में 36% की दर से हो रहा है। तो 36% की दर काफ़ी ऊंची है, उसके बावजूद समृद्धि दर, ग्रोथ रेट कम क्यों है? अगर 36% का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तब उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 7% या 7.5% हो रही है। तो 36 रुपये लगाने पर हमें केवल 7 से 7.5 रुपये का आउटपुट हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ABCD 4 विकल्प दिए हुए हैं। क्या आंसर हुआ इसका? आंसर हुआ डी, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात यह बताता है कि अगर किसी देश का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, तब वहाँ पर आप जितना अधिक पैसा निवेश करोगे, जितना पूंजी निर्माण करोगे, उससे आउटपुट कम आएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा कमज़ोर है, अर्थात यहाँ पर आई कोर बहुत ऊंचा है, इसलिए 36 रुपये का बचत और पूंजी निर्माण होते हुए भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 से 7.5% के रूप में बनी हुई है। जबकि विकसित देशों में अगर आप 36 रुपये लगाते या 36 रुपये का पूंजी निर्माण होता, तब गारंटीड वहाँ पर 20 रुपये से ज़्यादा का आउटपुट आता। लेकिन भारत में 7 और 7.5 रुपये आ रहा है, क्योंकि विकसित देशों का बुनियादी ढांचा काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? फिर से क्वेश्चन आया है, इंडियन इकोनॉमी का कौन सा फीचर नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, यानी भारत में जो लेबर है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये ऑप्शन सही है। प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी बात ठीक है
कि भारत में पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। तीसरा, पूंजी निर्माण की न्यून दर, कैपिटल फॉर्मेशन की न्यून दर कम है, पूंजी निर्माण की न्यून दर, क्यों जिस तरीके से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और भारत में अभाव बना हुआ है, उस हिसाब से 36% की पूंजी निर्माण की दर काफ़ी कम है, ये 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी सही है। और डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये गलत बात है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का हम बेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। भारत गरीब देश नहीं है, भारत में प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए गरीबी बनी हुई है यहाँ। तो आंसर हुआ डी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत भरपूर राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ये कह रहा है कि भारत में धीमी गति से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय धीमी गति से बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। जनसंख्या में तेज वृद्धि हो रही है, सही बात है। जनसंख्या में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी तब प्रति व्यक्ति आय उतनी ही कम बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालते हैं? देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग लगाने से। तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तब राष्ट्रीय आय डिवाइड हो जाएगी और ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। पहला आंसर सही है। दूसरा विकल्प, मूल्यों में भारी वृद्धि होने पर, यह बात भी सही कह रहा है। अगर मूल्यों में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तब हम ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे, और ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे तब हमारी बचत कम होगी, बचत कम होगी तब भारत सरकार निवेश कम करेगी, और निवेश कम करेगी तब जीडीपी में ग्रोथ रेट कम होगी। इसलिए मूल्यों में भारी वृद्धि से भी पर कैपिटा इनकम कम होता है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति, ये भी सही कह रहा है। अगर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में विकास धीमी गति से हो रहा है तब वहाँ से जीडीपी हमें कम प्राप्त होगी। चौथा, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, और अगर हमको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिल रहा है, फॉरेन करेंसी हमको नहीं मिल रही है, तब उससे भी देश में निवेश कम होगा। यानी एफडीआई अगर भारत में कम आ रहा है तब निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार नहीं बढ़ेगा, आकार नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगी। तो चारों ही विकल्प सही हैं, इसलिए आंसर हुआ डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के विकल्पों को अच्छे से सोचिए, ये इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय होगी। समझ के क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित समय में, जैसे मान लो 2017-18 में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तब उससे रियल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि जैसे ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, जैसे 1 किलोग्राम आलू पहले 10 रुपये का आता था और अब 1 किलोग्राम आलू 20 रुपये का हो गया, कीमतें बढ़ गई, मौद्रिक आय बढ़ी। पहले आपकी पर मंथ सैलरी प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी क्षेत्र में 20,000 रुपये थी, अब आपकी इनकम 30,000 रुपये हो गई, तो मौद्रिक आय बढ़ गई, आपकी सैलरी बढ़ गई पर मंथ 20,000 से 30,000, और उधर 1 किलोग्राम आलू की कीमत 10 रुपये से 20 रुपये हो गई। तब आपकी जो सैलरी बढ़ी है, ये बढ़ी हुई सैलरी आलू की ज़्यादा कीमत के कारण निष्प्रभावी हो जाएगी, इसलिए एक्चुअल इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर हुआ डी, नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, दोबारा से सोचो इसे। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है। समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि करंट प्राइस पर जब पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है तब वो कांस्टेंट प्राइस की तुलना में अधिक होता है। ये बात सही है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऐसा हमेशा होगा। करंट प्राइस पर अगर आप प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं तो ये हमेशा ज़्यादा होगी कांस्टेंट प्राइस की तुलना में, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है कि करंट प्राइस पर हमेशा प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों की तुलना में ज़्यादा होती है, ऐसा किस वजह से होता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। क्या आंसर हुआ? कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सोचिए। इतनी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई है क्लासरूम में, उसके बावजूद नहीं सोच पा रहे हो। ऑप्शन हुआ बी, मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर पिछले वर्ष 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य
15 रुपये था और इस वर्ष 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 20 रुपये हो गया, तब गेहूं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई। तो इसलिए वर्तमान में यानी चालू कीमत पर या चालू मूल्यों पर ये 20 रुपये शो हो रहा है और पिछले साल की तुलना करेंगे तब ये 15 रुपये शो होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो वस्तुओं की कीमत स्तर में वृद्धि होने से वर्तमान मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय हमेशा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किसके द्वारा होता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे तो आप जानते ही हुए। क्या आंसर हुआ? आंसर बी, CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता है। तो उसी के अधीन एक डिपार्टमेंट है, वही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन भारत में इकट्ठा करता है, जारी करता है? पूंजी निर्माण का अर्थ है कि एक वर्ष के भीतर भारत सरकार ने कितना निवेश किया और निवेश से हमें आउटपुट कितना मिला, तथा उसी वर्ष भारत सरकार ने देश की जनता से कितनी बचत को प्राप्त किया और उस सेविंग्स को किस रूप में निवेश किया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन RBI और CSO दोनों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? बजट से पहले हमेशा इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से सरकार यह बताती है कि हमने पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया था उसकी समीक्षा सर्वेक्षण हम आपको बता रहे हैं, अर्थात बजट के अकॉर्डिंग हमने जो इनकम प्राप्त की थी उसे कहाँ कहाँ खर्च किया और उससे क्या क्या अचीवमेंट हमने हासिल किए। तो इकोनॉमिक सर्वे को इसलिए बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता। अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर थ्योरेटिकली हम आर्थिक विकास की बात करें तब इन चारों में से ABCD में से किसी एक को ध्यान में नहीं रखा जाता। आर्थिक विकास की कल्पना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होनी चाहिए, सही बात है। GDP बढ़ेगा तभी आर्थिक विकास होगा। B, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि होगी। इस पर बाद में विचार करेंगे। C और D को देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी तब आर्थिक विकास होगा। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी, पर कैपिटा इनकम में तब भी आर्थिक विकास होगा। इसका मतलब ACD तो सही है। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि होगी तब उससे आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगर विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो तब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तब भी उससे आर्थिक विकास में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए बी आंसर गलत है इसमें। ठीक है, तो बी का ध्यान नहीं रखा जाता। अंतिम क्वेश्चन 19, भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले वर्षों के आधार पर निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सेविंग्स के नेचर के बारे में पूछ रहा है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। भारत में बचत की प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पिछले वर्षों के अनुमान के आधार पर पूछ रहा है ये। अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का, सोचिए। IAS में पिछले बार पूछा गया है ये, इसलिए आपके समक्ष से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आपका एक एटीट्यूड बन जाए। इकोनॉमिक्स के बेसिक 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल। क्या आंसर हुआ? घरेलू क्षेत्र के वित्तीय एसेट्स की भागीदारी बढ़ी है, यानी डोमेस्टिक फील्ड में फाइनेंशियल एसेट्स की भागीदारी बढ़ी है। ये आंसर सही है। क्यों सही है? इकोनॉमिक्स पर बहुत जल्द हम वीडियोस की सीरीज प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपको भारत में राष्ट्रीय आय के बाद दूसरा चैप्टर है बचत और पूंजी निर्माण, उसमें आपको इसका बहुत डिटेल में अर्थ बताएंगे
कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, फिजिकल एसेट्स क्या होता है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चंस का विश्लेषण हमने आपके समझ प्रस्तुत किया। ये पिछले वर्षों में आईएएस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए, कुछ को हमने इसमें से चेंज कर दिया है, तो इनको एक बार आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे और इससे इकोनॉमी के बारे में एक ओवरऑल दृष्टिकोण आपका विकसित हो जाएगा, और जिससे इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री परीक्षा में उनके संबंध में आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे।